अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आपको वेलकम कहते हैं। चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है स्टोइकियोमेट्री का, और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये इतना ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको वो कहते हैं कि मज़े आ जाएंगे, चस आ जाएगी इस टॉपिक की। और दूसरी बात ये भी है लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में कि आप समझें कि आपके बोर्ड के पेपर में लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर क्वेश्चन आया पड़ा है। एमसीक्यू हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, और लॉन्ग भी भैया इधर से ही आता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। तो चलें हम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स फेलोज़ के साथ। इन वीडियो लेक्चर्स को और चैनल को, आप चैनल के लिंक को शेयर करें ताकि उन बच्चों का भी भला हो जाए, उनका भी फ़ायदा हो जाए। इल्म बढ़ने से बढ़ता है और हमने अपना और दूसरों का इल्म बढ़ाना है। तो चलें लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन को देखते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या चीज़ है भाई? तो एक इक्वेशन में आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है, और केमिकल रिएक्शन में डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस आपस में मिलकर नई तरह के सब्सटेंसेस बनाते हैं। जो सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, हम उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो नई तरह के सब्सटेंसेस बनते हैं उनको प्रोडक्ट्स बोला जाता है। अब आपने दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलाए और प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए, तो वो जो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आप मिला रहे हो उनमें कोई एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जो रिएक्शन में मुकम्मल तौर पर यूज़ हो जाएगा। जितनी अमाउंट ली थी आपने उसकी पूरी की पूरी अमाउंट जो है वो कंज्यूम हो जाएगी। वो थोड़ी सी अमाउंट में भी बाकी नहीं बचेगा। 100% कंप्लीट कंज्यूम हो गया, इस्तेमाल हो गया, रिएक्शन में इस्तेमाल हो गया। तो ये वाला जो रिएक्टेंट होगा ना, जो फुली कंज्यूम हो जाता है, ये आपकी प्रोडक्ट को लिमिट करता है और इसी को बोलते हो आप लिमिटिंग रिएक्टेंट। और यही बात यहाँ मैंने नोट्स में भी आपके लिए लिख दी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ दैट विच इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड इन रिएक्शन। रिएक्शन में मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो जाता है। दूसरी बात क्या कि जब रिएक्शन में ये मुकम्मल तौर पर यूज़ हो रहा है, इसकी ज़रा से भी अमाउंट बाकी नहीं बच रही, तो जितना भी प्रोडक्ट बनेगा वो इसी रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। क्योंकि बाकी जो रिएक्टेंट्स हैं ये ख़त्म हो गया तो वो क्या करेंगे? वो तो वैसे ही पड़े रहेंगे ना। क्योंकि अगर दो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं उसमें एक कंपोनेंट ए ख़त्म हो गया है तो बी तो नहीं अकेला प्रोडक्ट बना सकेगा। ए होगा तो बी उसके साथ मिलकर प्रोडक्ट बनाएगा ना। तो जब ए ही नहीं रहा तो बी आप मनों के हिसाब से जमा कर दें, टन्स वहाँ पे रख दें बी के। ए ही नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बननी। ए और बी मिल के प्रोडक्ट बनाएंगे। ए ख़त्म हो गया, कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, तो ए के ख़त्म होने के साथ ही प्रोडक्ट भी बनना ख़त्म हो जाएगी, रुक जाएगी, जो बनना थी बन जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो कि कम्प्लीटली तौर पर कंज्यूम हो गया है, लिहाजा उसके कंज्यूम होने के साथ ही प्रोडक्ट भी बनना रुक गई, स्टॉप हो गई। तो जितना प्रोडक्ट बना किसकी वजह से बना? लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से बना। यानी प्रोडक्ट की जो अमाउंट है, जितना प्रोडक्ट बन रहा है, वो डिपेंड कर रही है लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर। यही बात यहाँ मैंने लिख ली है आपके लिए कि विच प्रोड्यूसेस लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। और ये इसकी पहचान है। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है ना, आप अभी हम आगे जब इक्वेशंस के अंदर इसको सीखेंगे तो इक्वेशन में आपको 2 या 3 रिएक्टेंट्स दे दिए गए। अब आपको तलाश करना है, ढूंढना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। उसकी वाहिद और बेहतरीन निशानी लिमिटिंग रिएक्टेंट की वो है, ये है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट भैया वो होगा जो कम मोल्स प्रोड्यूस करेगा, जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करेगा। किसके? प्रोडक्ट के। क्योंकि प्रोडक्ट का बनना किस पर डिपेंड कर रहा है? प्रोडक्ट का बनना डिपेंड कर रहा है लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर। दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, ठीक है। ए अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो जितना प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करेगा ए के साथ। जैसे ए ख़त्म हुआ प्रोडक्ट बनना भी ख़त्म हो गई। बी जो है वो तो पड़ा रहेगा, बी इजाफी हो जाएगा, बच जाएगा। तो जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रही है
वो बी की वजह से नहीं बन रही। बी के हिसाब से देखोगे आप कहोगे बी तो अभी बहुत ज़्यादा है तो प्रोडक्ट और भी बनना चाहिए था, तो इसलिए जो एक्सेस वाला रिएक्टेंट होगा वो आपका प्रोडक्ट सही नहीं बताएगा। प्रोडक्ट जो सही बताएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट बताएगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट की यही निशानी है कि जो रिएक्टेंट लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे वही आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। क्यों लिमिटिंग रिएक्टेंट लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है? इसलिए है वो कंज्यूम हो गया है, मुकम्मल तौर पे यूज़ हो गया है, उसके ख़त्म होने के साथ ही तो प्रोडक्ट का बनना भी रुक गया। तो जो अमाउंट बनी वो लीस्ट रिएक्टेंट के हिसाब से बनी। तो लीस्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो प्रोड्यूस करेगा, लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट प्रोड्यूस करेगा भाई वो होगा आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जैसे इसका नाम भी बोलता है इट लिमिट्स, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। और ये चीज़ मैं आपको खासी एक्सप्लेन कर चुका। अब हम बात करते हैं रिएक्टेंट इन एक्सेस की। दो रिएक्टेंट्स हैं, एक कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया उसको आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट कह दिया, और जो दूसरा है वो बाकी बच गया, उसकी अमाउंट बच गई तो आप कहोगे कि ये तो इजाफी था, एक्सेस वाला था, ठीक है, ये बच गया है तो ये रिएक्टेंट इन एक्सेस है। रिएक्टेंट इन एक्सेस वो होता है जो कम्प्लीटली कंज्यूम ना हो, जिसकी अमाउंट बच जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो सके। जी, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट द रिएक्टेंट दैट इज नॉट completely consumed और इट्स सम अमाउंट इज लेफ्ट अनयूज्ड, ठीक है, दैट इज नोन एज रिएक्टेंट इन एक्सेस। लिमिटिंग रिएक्टेंट का ये बिल्कुल अपोजिट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम होता है, रिएक्टेंट इन एक्सेस इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड। दूसरी बात, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल कर रहा है, प्रोडक्ट का जो बनना है दैट डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रिएक्टेंट, जबकि जो रिएक्टेंट इन एक्सेस है दैट डजंट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डजंट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट इन एक्सेस। अच्छा जी, तीसरी बात जो आप कह सकते हो कि अगर आप प्रोडक्ट को मेजर करो दोनों रिएक्टेंट के रेफरेंस है, तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है दैट विल प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट इन एक्सेस विल प्रोड्यूस हायर या हाईएस्ट या आप कह लो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये तीन डिफरेंसेस हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिएक्टेंट इन एक्सेस में, ये आपने फ़र्क याद रखना है। तो दोनों के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाउ टू डिटरमिन लिमिटिंग रिएक्टेंट। इक्वेशन में आपको मालूम करना है कि भैया दो या तीन रिएक्टेंट में से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो उसका कंसेप्ट हम सीख चुके कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होगा दैट प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पर ये एक रिएक्शन आपके सामने है, इस रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी, और दो मिलकर एक प्रोडक्ट पी बना रहे हैं। अब ए जो है, फ़र्ज़ किया हमने जो ए है दैट प्रोड्यूसेस 2 मोल्स, ए की वजह से जो मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 2 मोल्स हैं। मैं इसको पूरे को हाईलाइट कर लेता हूँ। ए प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और जो है आपका बी है, बी प्रोड्यूसेस 5 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब मुझे बताइए पी ए के हिसाब से कैलकुलेट करो तो पी 2 मोल्स बनते हैं, बी के हिसाब से कैलकुलेट करो तो 5 मोल्स बनते हैं। तो बताओ ए ने कम प्रोडक्ट आपको दी या बी ने? ए ने कम दी, जारी बात है 2 मोल्स हैं इसके, 5 के मुकाबले में 2 हैं, तो ए ने कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाई, इसका मतलब है जो कम प्रोडक्ट देगा वो होगा आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट। जी हाँ, तो नेक्स्ट एक इक्वेशन की मदद से इसको समझते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1.5 हमारी बुक में प्रॉब्लम 1.5 दैट इज कि 200 grams ऑफ पोटाशियम क्रोमेट वाज रिएक्टेड विद 200 grams ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कैलकुलेट मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन, और आप कैलकुलेट करो द मास ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। कंसेप्ट मैं आपको बता चुका,
पिछले तमाम वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करते आए हैं, और जिन्होंने पिछले वीडियो लेक्चर डिस्कस नहीं किए, बराए मेहरबानी पिछले वीडियो लेक्चर ज़रूर देखें ताकि इस लेक्चर की बेहतरीन तौर पर आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं समझे तो हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी आपको दुश्वारी हो, तो पहले आप अपने पिछले टॉपिक्स ज़रूर क्लियर करें, ठीक है, पिछले वीडियोस को देखें। अच्छा जी, तो हम बात करें प्रॉब्लम की। तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर रखा, ये लेक्चर हमने ये कंसेप्ट हमने सीख रखा कि भाई जब भी हम अपना अननोन फैक्टर मालूम करेंगे तो हमेशा नोन से मालूम करेंगे। भाई ये तो सिंपल सी बात है, हमेशा आप अननोन नोन से मालूम करते हो। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि भैया जो नोन होगा ना उसको मोल्स में होना चाहिए। जो नोन वाला फैक्टर है जो आपको क्वेश्चन में बता दिया गया वो मोल्स में होना चाहिए। अगर उसके मोल्स नहीं है, उसका वॉल्यूम दिया गया है, उसका मैस दिया गया है, उसके मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, तो आप उसको मोल्स में कन्वर्ट करोगे। जी हाँ, जो नोन फैक्टर है वो मोल्स में होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये आपका काम है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो उसको मोल्स में कन्वर्ट करो। इस कंसेप्ट के साथ चले हम अपने टॉपिक को लेकर चलते हैं आगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें बता दिया गया कि देयर आर 200 ग्राम्स ऑफ पोटाशियम क्रोमेट, हमने नोट कर लिया, और साथ ही बता दिया देयर आर आल्सो 200 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये दो हमारे नोन है, ठीक है। तो चले हम नोन की एडिंग देते हैं और उसमें लिख लेते हैं जी, नोन में मैस ऑफ पोटाशियम क्रोमेट 200 ग्राम्स लिख लिया। गौर करो तो ग्राम्स हैं, ग्राम्स मतलब मैस है। हमें क्या चाहिए? मोल्स। नोन हमेशा मोल्स में होना चाहिए, हमें दिया गया मैस, तो हम क्या करेंगे? मैस को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो फार्मूला जो सिंपल सा यूज़ होता है वो ये है कि जी मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो मोल्स ऑफ पोटाशियम क्रोमेट हम फार्मूला लगाएंगे, मैस और मोलर मैस। हमें पोटाशियम क्रोमेट का जो मैस दिया गया 200 ग्राम्स, और पोटाशियम क्रोमेट का जो मोलर मैस है 294 ग्राम्स। ये साइड पे मैंने कैलकुलेट करके रखा है आपके लिए मोलर मैस निकालना। वैसे तो आप मैट्रिक में सीख चुके हैं, लेकिन अगर आप मोलर मैस निकालना नहीं जानते हो तो काइंडली वीडियो लेक्चर स्टॉप करके ज़रा इसको ज़रूर देखिएगा कि पोटाशियम क्रोमेट का 294 मोलर मैस कैसे निकला है। तो खैर, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है, 200 मैस दिया गया था, मोलर मैस 294, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे मोल्स ऑफ पोटाशियम क्रोमेट। कितने आए भाई? 0.68। नोट कर लिया जी। ये हमारा था नॉन, एक नॉन पोटाशियम क्रोमेट। हमें उसका मैस दिया गया, हमें मैस नहीं मोल्स चाहिए थे, मोल्स में हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। दूसरा जो नॉन है, हमें क्वेश्चन में बताया गया भाई सल्फ्यूरिक एसिड के भी 200 ग्राम्स हैं, पर यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। सल्फ्यूरिक एसिड के हमें मोल्स चाहिए, उसने दिए हमें ग्राम्स। तो क्या करना है? नॉन को मोल्स में होना चाहिए, तो सल्फ्यूरिक एसिड के भी आप मोल्स कैलकुलेट करोगे, ठीक है। हमने अपने नॉन को मोल्स के अंदर कन्वर्ट करना है। कंसेप्ट ये है कि नॉन जो है वो हर सूरत में मोल्स में होना चाहिए, नहीं है तो उसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया? पोटाशियम क्रोमेट हमें एक नॉन था, उसका मोल्स मैस दिया गया, हमने उसको मैस को मोल्स में कन्वर्ट कर दिया गया। दूसरा जो नॉन है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के भी 200 ग्राम्स दिए गए, ये भी नॉन है, ये भी मैस है, और इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे मोल्स के अंदर। तो चलें इसको भी उसी तरह मोलर मैस से डिवाइड करके हम मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड के गिवन मैस जो है 200 ग्राम्स, और सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोलर मैस है वो 98 ग्राम्स है। तो गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस इक्वल टू मोल्स, और वो जो मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड के निकले वो 2.04। यहाँ पे मैंने अगेन जब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मोलर मैसेस निकालना नहीं आते हैं तो आपको मोलर मैसेस निकालना सीखने हैं, तो यहाँ पे मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का भी मोलर मैस निकाल कर रखा है। अगर आपको नहीं निकालना आता तो इस वीडियो को पॉज करके तो ज़रा इसको भी देख लीजिएगा। तो गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, हमने सल्फ्यूरिक एसिड के भी मोल्स निकाल लिए और ऊपर हम पोटाशियम क्रोमेट के भी मोल्स निकाल चुके। अब जो हमारे नॉन थे उन नॉन को हमने मोल्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमारा पहला जो रिक्वायरमेंट थी कि नॉन मोल्स में होने चाहिए थे वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब हम बढ़ते हैं अननोन की तरफ। भाई
अननोन मालूम क्या करना है, तो हमने लिख लिया मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन हमको मालूम करना है, इक्वल डाल के क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि अननोन है, हमें मालूम करना है। और मास ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, दो रिएक्टेंट हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड एक पोटाशियम कार्बोनेट, इन दोनों में एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है, वो मुकम्मल तौर पे पूरा ख़त्म हो जाएगा, एक जो है वो एक्सेस में होगा, वो बच जाएगा। तो जो रिएक्टेंट इन एक्सेस है बच गया, हमने बताना है कि वो कितना बचा, लेफ्ट अनरिएक्टेड, वो हमने बताना है। तो नेक्स्ट अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। भाई पिछले तमाम न्यूमेरिकल्स के अंदर हम लगातार ये बात करते आ रहे हैं कि सॉल्यूशन में सबसे पहला काम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखना। तो हमने इस रिएक्शन की भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाई और उसको लिख लिया। अब अगला काम है हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, क्वेश्चन में तो आपको नहीं कहा गया कि आप लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करें, बताएं कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन हमें बताया गया है, इस क्वेश्चन में हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है या नहीं करना। तो थोड़ा सा याद करें, इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है उसके अंदर क्या था कि हमें बता दिया जाता था क्वेश्चन में कि भाई ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, इतना रिएक्टेंट है, बताओ इस फ़लाँ रिएक्टेंट से फ़लाँ वाला प्रोडक्ट कितना बनेगा, आपको बता दिया जाता था। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं बताया। इस क्वेश्चन में आपको खाली कहा है कि बताओ एटॉमिक ऑक्सीजन कितना बन रहा है, ये नहीं आपको बताया। आपको बताया कि बताओ कि पोटाशियम कार्बोनेट से कितना बन रहा है, ये सल्फ्यूरिक एसिड से कितना बन रहा है। पिछले रिएक्शंस में बता दिया जाता था कि फ़लाँ रिएक्टेंट से बताओ कितना प्रोडक्ट बनता है, इसमें नहीं बताया। इसमें आपसे खाली कहा है कि बताओ कि ये जो प्रोडक्ट है ऑक्सीजन ये कितना बनेगा। अब आप खुद समझ जाओ कि भाई दो रिएक्टेंट है, इससे भी ऑक्सीजन बनेगा, पोटाशियम कार्बोनेट से भी बनेगा, तो हमने किस वाला ऑक्सीजन लेना है, पोटाशियम कार्बोनेट वाला लेना है या सल्फ्यूरिक एसिड वाला। अब आपको जवाब मिलेगा कि भाई आपने वो वाला ऑक्सीजन लेना है जो लिमिटिंग रिएक्टेंट से बन रहा हो, क्योंकि जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट बनवाएगा वही असल अमाउंट होती है। तो अब आपके जहन में ये चीज़ माइंड में आ जाएगी। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, वो वाला रिएक्टेंट इन दोनों में से जो मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो गया, तो उससे जो प्रोडक्ट बनी उतनी ही प्रोडक्ट होगी और वही ऑक्सीजन की अमाउंट होगी। तो ये है कंसेप्ट कि आपको पता चलेगा किस तरह से कि किस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना और किस में नहीं करना। तो ये आप खुद सोचोगे कि आप समटाइम्स तो क्वेश्चन में बता भी दिया जाता है, बल्कि क्वेश्चन का एक पार्ट होता है, बताओ इस क्वेश्चन में एक पार्ट होता है, जैसे इसमें दो पार्ट हैं ए और बी, तो किसी रिएक्शन में तीन पार्ट हो गए। पहला पार्ट ये हो गया, बताओ इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, फिर कितना प्रोडक्ट बना है, फिर बताओ कि जो रिएक्टेंट इन एक्सेस था वो कितना यूज़ हुआ और कितना बाकी बच गया। ये सारी चीज़ें, लेकिन इस रिएक्शन में आपको नहीं बताया गया कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, आपको खुद लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है ज़रा समझते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, लिख ली। अब दूसरा स्टेप ये है कि कंसेप्ट है लिमिटिंग रिएक्टेंट का, भाई कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो है जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाए। प्रोडक्ट यहाँ पे आपका क्या, ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन पोटाशियम कार्बोनेट से भी बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के रेफरेंस से भी हम मालूम करेंगे कितना ऑक्सीजन बन रहा है। अब हम ये देखेंगे इससे भी पोटाशियम कार्बोनेट से भी कैलकुलेट कर लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से भी कैलकुलेट कर लेंगे और फिर कंपेयर करेंगे, जिससे कम ऑक्सीजन बना वो वाला होगा हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो चलें सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले मालूम करते हैं कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम पोटाशियम कार्बोनेट। तो पोटाशियम कार्बोनेट के मोल्स हमें मालूम है, वो हमने नॉन रेशो अननोन, जैसे पिछले न्यूमेरिकल्स में हम सॉल्व करते आ रहे हैं, बाकी तरीकाकार सारा वही है, नॉन रेशो अननोन। नॉन पोटाशियम कार्बोनेट है और नॉन सल्फ्यूरिक एसिड भी है। पहले हम पोटाशियम कार्बोनेट से अननोन मालूम करेंगे, फिर सल्फ्यूरिक एसिड से अननोन मालूम करेंगे और दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करें पोटाशियम कार्बोनेट से अपने अननोन की। तो पोटाशियम कार्बोनेट नॉन और जो ऑक्सीजन है अननोन। अब इक्वेशन क्या कहती है, इक्वेशन आपको कहती है भाई कि पोटाशियम कार्बोनेट का 1 मोल है, यहाँ नहीं लिखा हुआ,
तो 1 मोल। अब पोटाशियम क्रोमेट का 1 मोल है, यहाँ पे हमने पोटाशियम क्रोमेट के फार्मूला के नीचे लिख लिया। इक्वेशन कहती है कि अगर 1 मोल पोटाशियम क्रोमेट का हो तो 3 मोल ऑक्सीजन के होते हैं, लिख लिया हमने यहाँ पे 3 मोल्स ऑक्सीजन के पुट कर लिए। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि पोटाशियम क्रोमेट के कितने मोल्स हैं जी, 0.68 मोल्स, 0.68 मोल्स। अगर आप में से कोई सोच रहा है कि 0.68 मोल्स कहाँ से आ गए, तो मैं आपको थोड़ा सा याद करवा दूं भाई कि अभी तो हमने ऊपर से निकाले हैं। पोटाशियम क्रोमेट का हमें क्वेश्चन में बता दिया गया था मैस 200 ग्राम्स, और उसी को तो हमने कन्वर्ट किया था, ठीक है, मोल्स के अंदर, और कितने आए थे 0.68 मोल्स। तो वही मोल्स पोटाशियम क्रोमेट के हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ये आ गए। तो पहला डाटा इक्वेशन से आएगा। इक्वेशन कहती है कि पोटाशियम क्रोमेट का 1 मोल हो तो ऑक्सीजन के 3 मोल होने चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि पोटाशियम क्रोमेट के 0.68 मोल्स हैं, बताओ ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे, हमें नहीं मालूम, तो हमने उसकी जगह लिख लिया x। अब हम क्या करेंगे, दोनों रेशियोज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आती है जी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन जो कि x हैं इक्वल टू 2.04 मोल्स। ये हमने एटॉमिक ऑक्सीजन के मोल्स मालूम कर लिए, किससे, पोटाशियम क्रोमेट से। अब इसी तरह से हम एटॉमिक ऑक्सीजन के मोल्स कैलकुलेट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से। तो चलें अब उधर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है जी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। चलें जी, हमेशा अननोन फ्रॉम नोन, ठीक है। तो नॉन रेशो अननोन, नॉन सल्फ्यूरिक एसिड, उससे मालूम करना है ऑक्सीजन, लिख लिया जी। तो इक्वेशन कहती है कि भाई ये सल्फ्यूरिक एसिड के 4 मोल्स हों तो ऑक्सीजन के बनते हैं 3 मोल्स। और सवाल क्या कहता है कि भाई आपके पास 4 मोल्स नहीं है, आपके पास हैं 2.04 मोल्स। तो बताओ 2.04 मोल से कितना ऑक्सीजन बनेगा, हमें नहीं मालूम कितना बनेगा, तो हमने x लिख लिया। तो चलें अब यहाँ से दो रेशियोज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, तो हमारे पास जो मोल्स आते हैं वो आते हैं 1.53 मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन। तो यहाँ हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम हो गया। पोटाशियम क्रोमेट से पता किया कितना ऑक्सीजन बनेगा, तो पोटाशियम क्रोमेट ने कहा कि भाई मुझसे तो बने गए 2.04 मोल्स। सल्फ्यूरिक एसिड से मालूम किया कि कितना ऑक्सीजन बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड ने कहा भाई कि मुझसे जो ऑक्सीजन बनेगा वो 1.53 मोल्स बनेगा। तो बताओ कि दोनों में से किसने कम ऑक्सीजन बनाया, डेफिनेटली सल्फ्यूरिक एसिड ने 1.3 मोल्स प्रोड्यूस किए। तो जो कम ऑक्सीजन यानी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है उसी को तो हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन लीस्ट प्रोड्यूस हुआ सल्फ्यूरिक एसिड से, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या हुआ, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो क्वेश्चन में पहला पार्ट ये था, क्वेश्चन का पहला पार्ट ये था कि बताओ मैस ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुआ दोनों के रिएक्शन से वो कितना है। तो हमें मैस ऑफ ऑक्सीजन मालूम करने के लिए पहले जानना था कि मैस हमने लेना कौन सा है, वो जो ऑक्सीजन की अमाउंट हमने लेनी है सल्फ्यूरिक एसिड वाले लेनी है या पोटाशियम क्रोमेट वाले लेनी है। तो हमने ये तय कर लिया कि हम कौन से वाले ऑक्सीजन की अमाउंट लेंगे। हम अमाउंट लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड वाली, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड वाली अमाउंट ही करेक्ट अमाउंट है। क्यों कि सल्फ्यूरिक एसिड ही लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ऑक्सीजन सल्फ्यूरिक एसिड जितना था वो पूरे का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा, और बनेंगे 1.53 मोल्स। और ये जो पोटाशियम क्रोमेट है ये बाकी बच जाएगा। तो सही वाली जो अमाउंट है ऑक्सीजन की वो लिमिटिंग रिएक्टेंट वाली होगी, दैट इज़ 1.53 मोल्स। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। प्रॉब्लम ये है कि सवाल में उसने पूछा था कि मैस ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन बताओ, हमने तो निकाले हैं मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन। लो अगला काम क्या कि इन मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन को मैस ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दो। तो चलें पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है हमारा द मैस ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन। तो हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस, ऑक्सीजन वाले जो मोल्स हैं वो कितने हैं,
हम यूज़ करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड वाले, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड लिमिटिंग रिएक्टेंट है। हम पोटाशियम क्रोमेट वाले मोल्स यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। वो सही अमाउंट नहीं है ऑक्सीजन वाली, ठीक है। ऑक्सीजन उतना ही प्रोड्यूस होगा जो लीस्ट अमाउंट में हुआ, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट से है, दैट इज़ 1.53 मोल्स। तो मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस कितना, 1.53, ये हमने नोट कर लिया। अच्छा जी, अब हमने इसको मैस में कन्वर्ट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिक ऑक्सीजन के मोलर मैस के साथ। तो मैस कैसे निकलेगा एटॉमिक ऑक्सीजन का? मैस निकलता है मोल्स इनटू मोलर मैस। मोल्स हैं 1.53, वैल्यू पुट करो 1.53 आ गई। एटॉमिक ऑक्सीजन का मैस कितना है, 16 ग्राम। यहाँ पे ख्याल रखना है, जिन बच्चों के बेसिक कंसेप्ट वीक हैं वो गलती कर सकते हैं। जब हम सिंपल ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं तो ऑक्सीजन गैस O2 लिखी जाती है, मॉलिक्यूल होता है। लेकिन जब हम एटॉमिक ऑक्सीजन की बात करते हैं तो एटॉमिक ऑक्सीजन का मतलब एक ऑक्सीजन एक O, तो एक जो O है यानी एक ऑक्सीजन का जो एटम है उसका मैस होता है 16 ग्राम। तो यहाँ हम एटॉमिक ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, एक एटम का मैस लेंगे, मोलर मैस लेंगे 16 ग्राम, तो वैल्यू पुट की यहाँ पे। तो जो मोलर मैस है एटॉमिक ऑक्सीजन का 16 ग्राम्स, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया है, द मैस ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इज़ 24.48 ग्राम्स। दैट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द पार्ट ए, कि जो कहा गया था कि मैस ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन मालूम करो कितना प्रोड्यूस होगा दोनों रिएक्टेंट के रिएक्शन में। तो हमने वो कैलकुलेट कर लिया। ये हमने कैलकुलेट किया फ्रॉम द लीस्ट रिएक्टेंट, और लीस्ट रिएक्टेंट वाली ही अमाउंट दुरुस्त अमाउंट होती है, उसी को ही मालूम करना है, उसी को ही यूज़ करना है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट था। इसका मतलब ये हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड के जितने मोल्स थे, जितने ग्राम्स थे, सारे यूज़ हो गए, वो तो नहीं बचा। तो पीछे बच गया पोटाशियम क्रोमेट। पोटाशियम क्रोमेट की कुछ अमाउंट यूज़ हो गई और कुछ अमाउंट बच गई। तो हमें नहीं पता कितनी अमाउंट उसकी अनरिएक्टेड है, बची है, उसी को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन का पार्ट बी है मैस ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो हम जानते हैं कि रिएक्टेंट इन एक्सेस कौन सा है, रिएक्टेंट इन एक्सेस है पोटाशियम क्रोमेट। भाई दो ही तो आपके रिएक्टेंट थे, सल्फ्यूरिक एसिड और पोटाशियम क्रोमेट। अगर सल्फ्यूरिक एसिड लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो फिर रिएक्टेंट इन एक्सेस कौन सा हुआ, पोटाशियम क्रोमेट। अब हमने ये चेक करना है कि पोटाशियम क्रोमेट के टोटल मोल्स हमारे पास कितने थे, उसमें से कितने कंज्यूम हो गए और कितने बाकी बच गए, ठीक है। तो टोटल मोल्स ऑफ पोटाशियम क्रोमेट ये तो हमें पता है कितने हैं, 0.68 मोल्स। कैसे पता है भाई, ऊपर हमने खुद ही तो कैलकुलेट किया। ये मैं तो आपको वापस दिखा दूं, पोटाशियम क्रोमेट के 200 ग्राम्स दिए गए थे, हमने उनको मोल्स में कन्वर्ट किया था, कितने आए थे, 0.68 मोल्स। इन्हीं मोल्स की हम बात कर रहे हैं कि पोटाशियम क्रोमेट के टोटल मोल्स जो हमें नोन है, जो मालूम है, वो कितने हैं, 0.68 मोल्स। अब इन 0.68 मोल्स में से कुछ तो हो गए थे यूज़ और कुछ बाकी बच गए। जो बाकी बच गए वो हमने कैलकुलेट करने हैं, लेकिन पहले हमें ये मालूम करना है कि यूज़ कितने हुए हैं। तो जितने यूज़ होंगे टोटल में से जो यूज़ हो गए उसको माइनस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बाकी कितने बच गए। तो चले अब हम कैलकुलेट करते हैं कि 0.68 मोल्स ऑफ द पोटाशियम क्रोमेट में से जो अवेलेबल मोल्स थे कितने रिएक्शन में यूज़ हुए जी। तो मोल्स ऑफ पोटाशियम क्रोमेट यूज, इस बात को भी ज़रा ख्याल से ध्यान से समझिएगा भाई। अब आपने ये चेक करना है कि जो रिएक्टेंट इन एक्सेस है वो कितना यूज़ हुआ और कितना बाकी बचे। पहले आप ये चेक करोगे कि कितना यूज़ हुआ, तो आप हमेशा जब भी, रिपीट कर रहा हूँ, आप हमेशा जब भी रिएक्टेंट इन एक्सेस की अमाउंट मालूम करेंगे तो हमेशा उसको कंपेयर करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ, ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट के मुकाबले में आप चेक करोगे कि कितना रिएक्टेंट इन एक्सेस यूज़ हुआ, ठीक है, वही तो हमने मालूम करना है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट था सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्टेंट इन एक्सेस हुआ पोटाशियम क्रोमेट। अब इक्वेशन हमें बताती है कि सल्फ्यूरिक एसिड के अगर 4 मोल्स यूज़ हों, इक्वेशन मैं आपको दिखा दूं,
जी, इक्वेशन आपको कह रही है कि सल्फ्यूरिक एसिड के अगर 4 मोल्स यूज़ हों, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये 4 मोल्स और ये पोटाशियम क्रोमेट कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 होता है, ठीक है। तो इक्वेशन ये बताती है कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड के 4 मोल्स यूज़ हों तो उसके लिए पोटाशियम क्रोमेट का 1 मोल यूज़ होगा। इक्वेशन वाली यही बात हमने लिख ली, ठीक है। यहाँ पे हमने उस बात को नोट डाउन कर लिया कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड के 4 मोल्स हों तो फिर पोटाशियम क्रोमेट का कितना मोल यूज़ होता है, 1 मोल। और अगर सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल्स हों, सवाल में जो हमें दिए गए, जो हमने मोल्स ऊपर कैलकुलेट किए थे, सल्फ्यूरिक एसिड का गिवन मैस था 200 ग्राम्स, गिवन मैस को हमने मोलर मैस के साथ डिवाइड करके सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स मालूम किए थे। हाँ, उन्हीं मोल्स की बात हो रही है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड के 4 की जगह 2.04 मोल्स हों तो फिर पोटाशियम क्रोमेट कितना यूज़ होगा, हमें नहीं पता कितना यूज़ होगा, तो हमने उसकी जगह लिख लिया x, और x की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए। और यहाँ से जब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मोल्स ऑफ पोटाशियम क्रोमेट यूज्ड, ठीक है। अब जितने सल्फ्यूरिक एसिड के मुकाबले में उसके साथ पोटाशियम क्रोमेट के कितने मोल्स यूज़ हुए, 0.51 मोल्स। जी, 0.51 मोल्स, जबकि टोटल मोल्स हमारे पास कितने थे सिर्फ इसके पोटाशियम क्रोमेट के, टोटल मोल्स जो अवेलेबल है 0.68 मोल्स थे। अब टोटल मोल्स में से रिएक्शन में यूज़ कितने हुए पोटाशियम क्रोमेट के, जो एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, यूज़ हुए 0.51 मोल्स। टोटल आपको पता है। अब आपको पता चल गया कि यूज़ कितने हुए हैं। आप ये भी पता कर सकते हो कि बाकी कितने बच गए। 100 रुपये आपके पास था, 60 रुपये इस्तेमाल हो गया, तो बाकी कितने बचे, 100 माइनस 60। तो यहाँ पे भी टोटल मोल्स आपको पता है और उसमें से जो यूज़ हुए आप उसको माइनस कर लोगे, सिंपल, ठीक है। द मोल्स ऑफ पोटाशियम क्रोमेट लेफ्ट अनरिएक्टेड, टोटल मोल्स जो इसके थे माइनस मोल्स यूज्ड। हमें पता है कि टोटल मोल्स इसके थे 0.68 मोल्स, यूज़ इसके हुए 0.51 मोल्स। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.17 जी। तो पोटाशियम क्रोमेट के 0.17 मोल्स लेफ्ट अनरिएक्टेड, 0.51 यूज़ हो गए, टोटल थे 0.68 मोल्स, यूज़ कितने हुए, 0.51 यूज़ हुए, बाकी कितने बच गए, 1.7 मोल्स। प्रॉब्लम क्वेश्चन में हमसे पूछा कि भाई जो बाकी मोल्स जो बाकी बच गए ना वो मैस बताओ, मोल्स ना बताओ। हमें जो लेफ़्ट रिएक्टेंट इन एक्सेस था उसकी लेफ़्ट अमाउंट बताओ, ना कि उसके मोल्स बताओ। तो हमने उसका मैस बताना है, लेफ़्ट मैस बताना है। हमारे पास यहाँ पे क्या निकले हैं, लेफ़्ट मोल्स निकले हैं। तो मैस बताना हो तो क्या तरीका करते हैं, मोल्स को मैस में कन्वर्ट करते हैं। आपके पास लेफ्ट अनरिएक्टेड मोल्स आ गए हैं, आप इन अनरिएक्टेड मोल्स को अनरिएक्टेड मैस में कन्वर्ट कर लो, इन मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यही हम नीचे कर रहे हैं। मैस ऑफ पोटाशियम क्रोमेट लेफ्ट अनरिएक्टेड कैसे निकलेगा, मोल्स लेफ्ट मल्टीप्लाइड बाई मोलर मैस। मोल्स लेफ्ट कितने थे, अभी कैलकुलेट किए 0.17 मोल्स, और मोलर मैस कितना है पोटाशियम क्रोमेट का, वो ऊपर हम स्टार्ट में कैलकुलेट कर चुके। रिएक्शन प्रॉब्लम के स्टार्ट में हमने कैलकुलेट किया था 294 ग्राम्स मोलर मैस पोटाशियम क्रोमेट का, उसको मोल्स के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। द मोल्स ऑफ पोटाशियम क्रोमेट लेफ्ट अनरिएक्टेड कितने हैं, 49.98 ग्राम्स। लो जी, ये आंसर भी निकल आया। हमने सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ, उसके साथ आपको रिकॉल करवाता हूँ जी। सबसे पहले आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है। क्या तरीका लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करने का, कि प्रोडक्ट को दोनों रिएक्टेंट से कैलकुलेट करो। एक रिएक्टेंट पोटाशियम क्रोमेट उससे भी कैलकुलेट कर लो, और सल्फ्यूरिक एसिड दूसरा रिएक्टेंट है उससे भी प्रोडक्ट अपनी कैलकुलेट कर लो। अब जिससे कम प्रोडक्ट आपको मिली, कम प्रोडक्ट ऑफ मोल्स मिले, वो आपका होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। और लिमिटिंग रिएक्टेंट से जितनी आपको प्रोडक्ट मिल रही है वही वाली वैल्यू आगे आप यूज़ करोगे और उसको मैस में कन्वर्ट करोगे। तो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट निकला था सल्फ्यूरिक एसिड,
उससे जो मोल्स बने ऑक्सीजन के उन मोल्स को हमने मास में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपना आंसर निकाल लिया, जो कि था 24.48 ग्राम्स। अब इसी तरह अगर आपको पता चल गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो जो दूसरा रिएक्टेंट होगा ऑटोमेटिकली रिएक्टेंट इन एक्सेस होगा। अब आपने चेक करना है कि उसकी कितनी अमाउंट बच गई है। तो पहले ये चेक करो कि कितनी अमाउंट यूज़ हुई, क्योंकि टोटल आपको मालूम है तो यूज़ आपको मालूम करनी है। उसके लिए आप दोनों रिएक्टेंट को कंपेयर करते हो। याद रखिएगा, अगर आपको एक्सेस वाला रिएक्टेंट मालूम करना है, द रिएक्टेंट इन एक्सेस, उसकी कितनी अमाउंट यूज़ हुई, तो आप दोनों रिएक्टेंट्स को कंपेयर करोगे, प्रोडक्ट बीच में नहीं घुसेटोगे। ठीक है, दोनों रिएक्टेंट्स को कंपेयर करोगे, क्योंकि रिएक्टेंट ही तो आपने मालूम करना है, तो रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के साथ कंपेयर करके मालूम करोगे जी। तो आपने यहाँ पे देखा कि एक रिएक्टेंट सल्फ्यूरिक एसिड लिमिटिंग रिएक्टेंट है, पोटेशियम क्रोमेट रिएक्टेंट इन एक्सेस है। या आपने चेक किया कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड के 4 मोल्स हों तो पोटेशियम क्रोमेट के इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल्स होने चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स हमारे पास जो सवाल में बताए गए, प्रॉब्लम में बताए गए 2.4 मोल्स थे। अब 2.04 मोल्स के अगेंस्ट पोटेशियम क्रोमेट कितना यूज़ होना चाहिए, हमने वो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ये वो अमाउंट है, वो मोल्स हैं जो यूज़ हुए किसके, द रिएक्टेंट इन एक्सेस पोटेशियम क्रोमेट। हमने यहाँ से ये चेक कर लिया कि टोटल हमारे पास कितने थे, और उसमें से हमने जो यूज़ हुए माइनस कर लिए, तो हमारे पास वो मोल्स आ गए जो एक्सेस में थे, जो बाकी बच गए। अब ये मोल्स बाकी बच गए, उसको हमने मास में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारे पास मास ऑफ पोटेशियम क्रोमेट लेफ्ट अनरिएक्टेड निकल आया, दैट इज़ 49.98 ग्राम्स। इसी के साथ ये टॉपिक, जो कि इंतहाई कीमती, इंतहाई इम्पॉर्टेंट और दिलचस्प है, इसका ये ख़त्म हुआ, ये मुकम्मल हुआ। इससे रिलेटेड कुछ जो है वो सेल्फ चेक प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाएं, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड जो सेल्फ चेक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।